कॉर्पोरेट रेडार में अब हम बात करेंगे फेडरल बैंक की। 23 अप्रैल 1931 को त्रावणकोर फेडरल बैंक के नाम से हुई इसकी शुरुआत। आज देश भर में फेडरल बैंक के 1300 से अधिक ब्रांचेस हैं। वहीं फेडरल बैंक सबसे पहले अपने सभी ब्रांचेस को कंप्यूटराइज करने वाले बैंकों में से एक रहा है। अब ब्याज दरें बढ़ाने की बैंक की तैयारी है। एसेट क्वालिटी में किस प्रकार का सुधार हुआ है, आगे ग्रोथ आउटलुक किस प्रकार का रहेगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिस्टर खजूरिया सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है और अब सेंट्रल बैंकों के पास रेट हाइक के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। आरबीआई ने ही हमने देखा है कि बड़े छोटे अंतराल में रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की है। हम जानना चाह रहे थे कि अब फेडरल बैंक अपने लेंडिंग और डिपॉजिट्स रेट में आपने किस प्रकार के की बढ़ोतरी की है, किस प्रकार का हाइक किया है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने जो सही फरमाया नेहा जी, जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है मुद्रास्फीति से लड़ने की। और अगर आपने भी रिसेंटली अगर आपने यूएस फेड का जो निर्णय है, जो रेट हाइक का, वो देखा हो तो 1994 के बाद शायद पहली बार उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि एक उसमें स्ट्रोक में कर दी, जबकि ये उनकी तीसरी वृद्धि थी। अब तक वो कुल मिलाकर लगभग 150 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि कर चुके हैं 25, 50 और 75 के इंस्टॉलमेंट्स में। तो अगर आप देखें पूरा विश्व इस समय, खासतौर से वो सब जो मार्केट इकोनॉमीज हैं, जो मार्केट से जो है उन पे मतलब बहुत ज्यादा उनको करेंसीज को, इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं करते हैं। तो जो अलाउ करते हैं कि हमारे यहाँ जो मुद्राएं हैं उनका मूवमेंट और जो बॉन्ड्स वगैरह हैं, यानी रेट्स मार्केट जो है उसका मूवमेंट फ्रीली हो, वहाँ उनके लिए एक चुनौती मुद्रास्फीति के रूप में आई है कि कैसे वो नियामक के रूप में व्यवस्था देख सकें इन मार्केट्स में। सो देयर हैज टू बी सम ऑर्डर। वो ऑर्डर को बनाए रखने के लिए उनके पास एक चुनौती है। और उसी क्रम में हमारे यहाँ भी दो किश्तों में 40 और 50 की दो किश्तों में 90 बेसिस पॉइंट्स की रिजर्व बैंक ने जो है अपना पॉलिसी रेट जो उसमें वृद्धि की। लेकिन आप अगर देखें तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है, जो एक नया इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो था एसडीएफ। जितनी अतिरिक्त लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर है, वो जो 3.35 के आसपास रिवर्स रेपो रेट के आसपास जो है वो एकत्रित की जा रही थी, या फिर वो वीआरआरआर लेके आए थे, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, और वो 4 के आसपास जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे लिक्विडिटी को, वो एकदम से 4.90 के ऊपर चली गई। तो परिणाम स्वरूप आई थिंक मुद्रास्फीति अगर बढ़ी है तो सेवर्स को फायदा होना चाहिए, और हमने अकॉर्डिंगली अपने डिपॉजिट रेट्स में वृद्धि की, हमने अपने सेविंग्स बैंक में भी वृद्धि की, अपने टर्म डिपॉजिट रेट्स में वृद्धि की, और सभी बैंक कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो हमारे एमसीएलआर वगैरह, वैसे एमसीएलआर में हमारे बैंक की अभी तक की वृद्धि सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट्स की है, तो वो आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नजर नहीं आएगी। इसके पिछले माह हमने 20 की थी, तो 20 और 10 30, आप समझ लीजिए 90 के अगेंस्ट में हमने 30 बेसिस पॉइंट की अपने एमसीएलआर में वृद्धि की है। लेकिन ग्रेजुअली ये जरूर ट्रांसमिट होगी। जो लोन खाते रेपो रेट से सीधे जुड़े हैं, क्योंकि एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ना कुछ एक पर्टिकुलर लोन खातों का अनिवार्य किया गया है आरबीआई द्वारा, जैसे कि रिटेल खाते, जैसे कि एमएसएमई खाते, इन सब खातों को आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करना है। तो जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक है, वहां पर ट्रांसमिशन तुरंत हो जाता है। जब वो रेट बढ़ता है तो वो तुरंत उसमें ट्रांसमिट हो जाता है, जब घटता है तो भी तुरंत ट्रांसमिट हो जाता है। क्योंकि आपने जो रेफरेंस रेट बनाया, वो बनाया जैसे रेपो प्लस समथिंग। तो अगर आपने रेपो प्लस 200 बेसिस पॉइंट रखा है और रेपो ही 4 से 4.90 हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो है वो टोटल इंपैक्ट उनके ऊपर जो है वो 90 बेसिस पॉइंट्स का पड़ जाए। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। सर, आपने बखूबी समझा दिया पूरा जो ग्लोबल सेंट्रल बैंकों का जो नज़रिया है वो भी, एंड ऑफ कोर्स हमारे घरेलू बाजार में आपने किस प्रकार के हाइक्स किए हैं और उसका किस प्रकार का रिफ्लेक्शन है। सर, डिमांड पर कैसा असर गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेगा? आप एडवांसेस में किसी तरह का डेंट पड़ते हुए देख रहे हैं? देखिए,
जब दरों में ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से मांग के ऊपर उसका असर पड़ता है। इसको कहते ही हैं डियर मनी पॉलिसी एंड चीप मनी पॉलिसी। जब पैसा सस्ता किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि उसकी मांग बढ़े, और जब पैसा मैंने जो फंड्स है, जो मुद्रा है, वो अगर महंगी की जाती है, डियर मनी पॉलिसी अगर आप लेके आते हैं तो निश्चित रूप से उसकी मांग को कम करने के लिए होता है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि लिक्विडिटी इतनी ज्यादा होने के बावजूद मांग अच्छी नहीं थी, और काफी दिनों से, काफी वर्षों से हमारा जो क्रेडिट ग्रोथ है वो एक सिंगल डिजिट में चली आ रही थी। उसमें परिवर्तन नजर आया था, और इस वृद्धि के पहले भी वो मैंने दहाई के आंकड़े को पार किए हुए था मार्च में भी, और उसके बाद आने वाले जो आंकड़े हैं, अभी जो रिसेंटली जून के पहले सप्ताह का भी जो आंकड़ा आया है वो भी ये बता रहा है कि हम 11% के ऊपर क्रेडिट ग्रोथ को देख रहे हैं, और वो ये एक्चुअल है, ये आ चुका है। तो इसलिए नेचुरली जो उसकी प्रोजेक्शन उसके आधार पर जो की जा रही है वो यही है कि हम इस वर्ष इस वृद्धि के बावजूद 12 से 13% की क्रेडिट ग्रोथ देख पाए। मतलब मुझे लगता है 12 तो अब एक तरह से ये लगता है कि संभाव्य है, ये तो होना ही चाहिए, 12 के ऊपर ही क्रेडिट ग्रोथ होनी चाहिए। उसके कई कारण है। कारण ये है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बढ़ेगी तो नेचुरली डिमांड बढ़ेगी, और सच में तो सच बात तो ये है कि अगर आप सिर्फ मुद्रास्फीति की ही वजह ले लें, कि सिर्फ मुद्रास्फीति की वजह से जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है प्रोड्यूसर इंडस्ट्री का, वही उसकी मात्रा बढ़ जाएगी ना। जो चीज मान लीजिए उसका रॉ मटेरियल 100 रुपए में आता था, और अगर 10% की अगर मुद्रास्फीति आप ले ले तो 100 का 110 हो गया, तो 10% उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वैसे ही बढ़ गई। तो अगर हम, ये मैंने आपको बिल्कुल सरल करके, हो सकता है किन्हीं जिन्सों में 10 से कम हुआ होगा, किसी में 10 से ज्यादा हुआ होगा, लेकिन एक वर्किंग कैपिटल, जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल से लेके वर्क इन प्रोग्रेस, या उसके बाद फिनिश्ड गुड्स, या उसके बाद जो रिसीवेबल्स, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो नेचुरली रिसीवेबल्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो सिर्फ मुद्रास्फीति से भी बढ़ जाएगा। बाकी डिमांड से बढ़ेगा वो तो अलग बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके बाद वो अलग है। ठीक है सर। खजूरिया सर, आपका थोड़ा जो लेटेस्ट Q4 का नंबर्स है उसमें मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रही थी। आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम्स हम देख रहे हैं कि तीसरी तिमाही में 3.27% था, चौथी तिमाही में जो कि लेटेस्ट नंबर्स रहे हैं 3.16। यहाँ पर कुछ कमी देखने को मिली है, ये प्रेशर में आया है, क्या कारण रहा है सर? नहीं, देखिए, किसी एक तिमाही में अगर आप निम्न देखते हैं तो वो आपको पूरी तरह से वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराता है। आपको देखना चाहिए पूरे 4 तिमाहियों में क्या रहा। हमारा हमेशा से पिछले 3-4 वर्षों में अगर आप देखें तो हमारी निम जो है वो 3 से 3.20 के दरमियान रही है। तो अगर किसी तिमाही में 3.27 हुई है तो उसका कारण यह है कि उस बार कुछ हाई यील्डिंग जो सेगमेंट्स हैं, जहां पे आपको ब्याज की दर ज्यादा मिलती है, उनमें तेजी से ग्रोथ हुई हो, तो उसकी वजह से हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि जब आप क्रेडिट क्वालिटी देखेंगे, अगर आपने देखा हो कंसिस्टेंटली बैंक की जो क्रेडिट क्वालिटी है, हमने पिछले 11 वर्षों में आपने किसी भी तिमाही में हमारा ग्रॉस एनपीए 3.5% के ऊपर नहीं देखा होगा। जो मेरे ख्याल से देश में सिर्फ 4-5 बैंक्स ही ऐसा दावा कर सकते हैं कि जिनका मतलब किसी भी तिमाही में पिछले 10 वर्षों में 3.5% से ऊपर जो है वो एनपीए नहीं गया है। और फिलहाल जो हमारा आखिरी नंबर था मार्च का, वो 280 का था, 280 के आसपास था। 2.80% ऑफ द ग्रॉस एडवांसेस हमारे जो जीएनपीए थे, और नेट एनपीए हमारा 1% के नीचे 0.94-0.95 की रेंज में है। लेकिन क्या हुआ है कि एक तिमाही का जब आपने बात उठाई है तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूं। जो चौथी तिमाही थी उसमें कुछ कृषि के जो खाते थे, एग्रीकल्चरल जो अकाउंट्स है, वो एनपीए हुए। तो उनकी जो मात्रा, जो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो ज्यादा नहीं था, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रिवर्सल ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट का साइकिल है एग्रीकल्चर का, वो एनपीए बनता है 2 क्रॉप्स पे, जबकि बाकी जितने भी सेगमेंट्स हैं उसमें एनपीए 90 दिन में अकाउंट जो है वो एनपीए हो जाता है। एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में एक क्रॉप आई, उसके बाद एक क्रॉप और आप वेट कीजिए, तब तक भी अगर आपको पैसा नहीं आया तब जाके जो है वो अकाउंट एनपीए होता है। तो जब वो रिवर्स होते हैं, एनपीए होते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट रिवर्सल ज्यादा होता है। जब इंटरेस्ट रिवर्सल ज्यादा होगा तो उतना आपकी इंटरेस्ट इनकम में से कम हुआ तो निम के ऊपर प्रभाव डालता है। ये संक्षेप में आपके प्रश्न का उत्तर है। सर फटाफट ये बता दीजिए कि आगे का क्या गाइडेंस है सर इस वित्त वर्ष के लिए?
हमने हमेशा से कहा है कि हमारी निम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बाकी बैंक के कंपैरिजन में नहीं रहेंगी, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण ये है कि आपने चूज किया कि आप किस सेगमेंट में रहना चाहते हैं। जो बैंक अनसिक्योर्ड में ज्यादा हैं, जैसे जिनके पास बहुत ज्यादा पर्सनल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, या जो इसमें सीबीसीई वगैरह में, कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह में है, सेकेंड हैंड व्हीकल्स के फाइनेंस में है, वो उनकी मार्जिन्स बहुत रिच रहती है, उनका निम काफी हाई रहता है, बट उनकी क्रेडिट कॉस्ट भी ज्यादा रहती है। अगर आप हमें कंपेयर करें तो आई थिंक हम उस बॉटम क्वार्टाइल में आएंगे जो सबसे कम क्रेडिट कॉस्ट जो है जिनकी है, जिन बैंक्स की, मतलब उनकी क्रेडिट क्वालिटी इतनी सिक्योर्ड और इतने कम स्लिपेजेस हैं कि उसमें आपकी जो है क्रेडिट कॉस्ट बहुत कम आती है। अगर आप देखें हमारे पूरे वर्ष की 2022 वित्तीय वर्ष की क्रेडिट कॉस्ट जो थी वो 45 बेसिस पॉइंट रही है, 0.45, एज अगेंस्ट सम ऑफ द बैंक्स जिनकी 2% तक होती है क्रेडिट कॉस्ट। तो निम को कभी आइसोलेशन में ना देखें, उसको अकेले में मत देखें, निम को हमेशा देखें रिस्क एडजस्टेड निम। रिस्क एडजस्टेड निम मतलब निम माइनस क्रेडिट कॉस्ट, निम माइनस कॉस्ट। जी सॉरी सर, जी सर, सिंस आपने मेंशन किया कि उसको हम अलग से ना देखें, एनपीएस पर सर एक हमें गाइडेंस दे दीजिए। आपने क्लियरली बताया है कि 3.5% का आंकड़ा कभी आपने पार नहीं किया, विच इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। वित्त वर्ष, नए वित्त वर्ष के लिए सर क्या गाइडेंस है एनपीएस पर? तो अभी 280 के आसपास हमारा ग्रॉस एनपीए जो है, हमें पूरी उम्मीद है हम उसको बरकरार रख पाएंगे और हो सका तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार और कर पाएंगे। ये सच है कि कोविड की वजह से एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो सभी बैंक्स का जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर आया। ये रिस्ट्रक्चरिंग जो थी वो जैसे जो सिस्टम एज अ होल के लिए जो परमिट किया गया था कि आप ये कर सकते हैं, तो वो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है जिसका कई हितग्राहियों ने लाभ भी लिया है। और जब उन्होंने उसका लाभ लिया है तो अब हमें देखना है कि जब वो रीपेमेंट्स ड्यू होती हैं तो उसके बाद उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। हमने देखा चौथे क्वार्टर में रीपेमेंट्स बहुत सारी ड्यू हुई थी, करीब 18-20% के करीब जो पोर्टफोलियो था उसमें रीपेमेंट्स ड्यू हुई थी। वो हमारी उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस रही। हमें उम्मीद थी कि शायद उसमें स्लिपेजेस जो हैं वो करीब 25-30% के करीब होंगी, जबकि ऐसा हुआ नहीं। वो सिर्फ 10-11% के आसपास जो है वो स्लिपेजेस रही हैं। तो वो हमें उम्मीद दिलाता है कि आने वाले दिनों में जो हमने अतिरिक्त प्रोविजंस वगैरह भी जो करके रखे रिस्ट्रक्चर्ड बुक के लिए, शायद सिर्फ पर्याप्त ही नहीं होंगे, हो सकता है वो राइट बैक भी हो। तो मैं उस बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज वो सारी चीजें जैसे क्रमशः पता चलती जाएंगी, जैसे 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 रिपेमेंट्स होते मतलब ड्यू होते जाएंगे और वो उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। उसके अलावा कोई ऐसा न कोई बड़ा खाता ऐसा है जो ड्यू है जिसका खतरा हो कि भाई ये स्लिप कर जाएगा, न ही कोई इस समय एक्सटर्नल ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे ऐसा लगे कि साहब अचानक कुछ आ जाएगा। आंखें फिंगर्स क्रॉस जैसे अंग्रेजी में, क्या कोविड की कौन सी लहर और कौन सा क्या आता है। अगर भगवान न करे ऐसा वो कोई चीज अगर नहीं आती है तो आई थिंक हमारी क्रेडिट क्वालिटी गत वर्ष से बेहतर ही रहेगी, उससे नीचे नहीं जाएगी। पॉइंट टेकन। खजूरिया सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और पूरी डिटेल्स देने के लिए। तो क्लियरली खजूरिया सर का तो कॉन्फिडेंस देखने लायक है और ये कहीं ना कहीं स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि इस समय दबाव भरे बाजार में भी हम देख रहे हैं तकरीबन 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया है।